अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये बहुत ही दिलचस्प बात पूछना चाहती हूँ। आप जो है हार्ट की सर्जरी भी जो है हंसते गाते करते हैं। यहाँ तक कि हमने सुना है कि आपने अपने ऑपरेशन थिएटर को म्यूजिक रूम बना रखा है। ये बात कहाँ तक सही है? हाँ, नहीं, ऑपरेशन का जो माहौल है तनाव जैसा रहा जी। तो आदमी अगर हल्का फुल्का ना रहे तो एक तो ये लंबी सर्जरी लंबी चलती है और आप अगर ईज में न रहो तो आपसे गलतियां हो सकती है और माहौल तनाव सा है तो जो जूनियर्स है, नर्सेस है, उनका भी हाल ख़राब हो सकता है। एंड अभी देखो कोई पेंटर्स है या कोई आर्टिस्ट है, वो कभी कभी ना विसल करते 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 वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो बहुत लोग समझते हैं कि म्यूज़िक से तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा। नहीं, उल्टा आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। तो मैं तो शुरुआत से हमारे ओटी में म्यूज़िक रहता है, लेकिन आप दुनिया भर में आम बात हो गई है। मुझे शायद ही ऐसा लगता है कि शायद ही ऐसा कोई ऑपरेशन थिएटर है जहाँ म्यूज़िक नहीं बजता है। म्यूज़िक इज़ अ ग्रेट मॉडिफायर ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर। ज़हनी तस्कीन का सामान ज़रूर। जी हाँ। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप जो है उर्दू शेर व शायरी के दिलदादा हैं। न सिर्फ ये कि बल्कि आप उर्दू के प्रोग्राम में उर्दू महफिलों में शिरकत भी करते हैं और फिर आपको इतने अशार याद भी हैं कि आप वहाँ पर कुछ नज़में और गज़लें भी पेश करते हैं। तो क्यों ना आप हमारे नाज़रीन को भी कोई छोटी सी नज़्म आपको याद हो तो सुनाएं। एक हमारी यहाँ पे ऑनलाइन महफिल चलती है जिसका मैं मेंबर हूँ और उसमें उर्दू से मोहब्बत करने वाले बहुत लोग हैं। एंड उर्दू का ज़ौक़ पैदा कैसे हुआ आपको? मैं गुलबर्ग से हूँ और मेरा जो कॉलेज था वहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त उर्दू डिपार्टमेंट था। मेरी थर्ड लैंग्वेज थी हिंदी, बट उनका एक मुशायरा चलता था हर सैटरडे को, तो हम जाके शौक़ से बैठते थे पीछे के बेंच पे। और वो टीचरों को भी बड़ा मज़ा आता था कि भाई ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है फिर भी इतने शौक़ से आके सुन रहे हैं, तो वो भी प्यार करते थे हमसे। तो उर्दू हमको काट ली उस टाइम से। अब बट क्या है कि बड़े बड़े तो है शायर, लेकिन आजकल में भी जो मेरे पसंदीदा है ना, अभी गुजर गए राहत इंदौरी साहब, और बम्बई में एक राजेश रेड्डी, आपने नाम सुना होगा। हमारे महफिल में एक सुधा दीक्षित बोल के है, वो शी इज़ रिटायर्ड, नहीं सिंगर नहीं है, रिटायर्ड प्रोफेसर है लखनऊ यूनिवर्सिटी से, अब रिटायर होके यहाँ बस गई है बेंगलोर में। दी ब्यूटीफुल पोएट्री। तो मैं ना आपको 2-3 सुनाता हूँ, बट पहले आई विल टेल यू अबाउट सुधा दीक्षित। सारे जो दिग्गज लोग हैं उनके तो आपको मालूम है, तो यू विल नॉट बी सरप्राइज। सुधा का है वो ऐसा कि जिंदगी बस एक मुसलसल ख्वाब है, जिंदगी बस एक मुसलसल ख्वाब है, नींद ये खुल जाएगी आवाज़ देगी मौत जब, नींद खुल जाएगी आवाज़ देगी मौत जब। और राहत इंदौर साहब का एक बड़ा मुझे हमेशा याद आता है कि भाई जिंदगी है तो नए जख्म भी लग जाएंगे। जिंदगी है तो नए जख्म भी लग जाएंगे, अब भी बाकी है दोस्त मेरे सारे पुराने। फैज साहब का तो ना, फैज साहब का एक कोट मैं कोट करता था, लेकिन वो चीटिंग है। कोट ये करते थे कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो काम से आशिकी करते थे, बट वो कोट गलत है, क्योंकि जो एक्चुअल नज़्म है ना फैज साहब की, वो ऐसी जाती है कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क काम से उलझता रहा, और इश्क से काम फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। तो फैज़ अहमद साहब एक्चुअली मेरे सबसे अजीज़ पसंदीदा शायर है। जी हाँ। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि ना आपने आशिकी छोड़ी और ना काम छोड़ा, दोनों भी आप अभी भी कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपको खलील जिब्रान मालूम है ना? जी हाँ। खलील जिब्रान साहब का एक बड़ा अनफॉरगेटेबल कोट है कि वर्क इज़ लव मेड विजिबल, वर्क इज़ लव मेड विजिबल। जी बहुत खूब। जी हाँ। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये तो शेर व शायरी की बात है, तो दिल जो है, जहाँ शेर व शायरी की बात आती है तो दिल जज्बात और एहसासात का समंदर है। तो ये जब हम इतनी सब दिल की बीमारियों की बात कर रहे थे, तो आप मुझे ये बात बताइए कि दिल की बीमारी मर्दों को ज़्यादा होती है या औरतों को?
बेसिकली मर्दों को ज़्यादा होती थी, क्योंकि आपको औरतों को जो हार्मोन्स है ना जी, वो जी। प्रोटेक्टर्स है। जी लेकिन जैसे हमारी ये लाइफस्टाइल इतनी बदल रही है, चिंदी चिंदी हो रही है, तो वो जो प्रोटेक्शन आपका निकल जा रहा है। देखो आप सारे सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में, एक्चुअली इन सम ऑफ द पॉकेट्स जी वीमेन आर स्मोकिंग मोर देन मेन। फिर ये प्री मैच्योर मेनोपॉज बहुत बढ़ रहा है। देन गर्ल्स आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट इन द राइट टाइम। जी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हार्मोनल प्रोटेक्शन निकल जा रहा है। तो हम देख रहे हैं हमारे प्रैक्टिस में गए 40-45 साल में, अगर मैं देखूं कि एडमिशन ऑफ वीमेन फॉर हार्ट अटैक्स इन द CCU जी और एडमिशन ऑफ वीमेन फॉर स्टेंटिंग्स और फॉर बाईपास सर्जरी, जी ये धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है आंकड़ा। जी जी। तो अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो है आप, मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद आप इंसानी दिल के समंदर में गौते लगा लगा कर थक गए हैं, तो अब आजकल आप जो है व्हील और शार्क के साथ कुदरती समंदर में गौताजन हैं, तो इसकी क्या वजह है? नहीं, क्या है कि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, जी और जैसे ज़िंदगी 4 दिन की है, बट यारो 4 दिन भी बहुत होते हैं, और बड़ी ज़िंदगी करनी है तो आई एम इन्वॉल्व इन लॉट ऑफ थिंग्स। जी जी कि भाई रीडिंग है, म्यूज़िक हर किस्म का, जी पोइट्री है, थिएटर है, आई लव मूवीज़ आल्सो, एंड आल्सो जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है ना, उसमें एड्रेनलिन में बड़ा मज़ा आता है। मैं स्काई डाइविंग से लेके डीप सी डाइविंग, और एक अलग सा स्पोर्ट्स है जो बहुत लोगों को मालूम नहीं है। आप लोग हमेशा बात करते हो स्पेन में रनिंग विद द बुल्स वाली, जी जी हाँ। जो पैम्पलोना में होता है, बट देयर इज एक स्पोर्ट है कि स्विमिंग विद द शार्क्स। जी। मैंने पहली बार किया था फिलीपींस में। साउथ फिलीपीन में एक बड़ा आइलैंड है सेबू। जी। सेबू का सदर्न टिप पे एक छोटा गांव आता है ओस्लो में मरीन बायोलॉजिस्ट का एक ग्रुप काम करता है इसके ऊपर, और वहाँ पे मेरी पहली ट्रेनिंग हुई थी। और वहाँ पे ये जो व्हेल शार्क्स है वो बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। जी जी तो फर्स्ट टाइम आई हैड स्वैम देयर आफ्टर दैट ट्रेनिंग, एंड उसके बाद मैंने बहुत जगह पे ये स्विमिंग विद द शार्क्स किया। वो दे आर नॉट शार्क्स एक्चुअली, दे आर व्हेल शार्क्स, दे आर लिटिल फ्रेंडली। वो तो बहुत बड़े होते हैं, यानी कि आपका जो हॉल है ना, ये इस साइज के भी होते हैं। कभी आपको उन्होंने- डर महसूस नहीं हुआ? नहीं, वो तो नहीं है, द आंसर इज नहीं, बट आई थिंक यू शुड एक्सपीरियंस एवरीथिंग इन लाइफ। अच्छा, आप एक तरफ तो समंदर की गहराइयों में जाते हैं और दूसरी जानिब हिमालय की चोटियों के जरिए जो है आप आसमान की बुलंदियों को भी छूने की कोशिश कर रहे हैं। हिमालय का ट्रेकिंग मेरा बहुत दिनों से चल रहा है, जी, जी। और हिमालय की एक बात है यहाँ, जी लोग बोलते हैं कि रोम को एक बार जाओ तो रोम आपको बार बार वापस बुलाता है। जी जी रोम से ज़्यादा हिमालय को आप अगर कभी जाके ट्रेक करो ना, और कोस के आओगे वापस, क्योंकि वहाँ पे एक टॉयलेट भी नहीं मिलेगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जी, जी। कोस के वापस आओगे, वापस आके 2 महीने रुको, और उसके बाद फिर आपको हिमालय की याद आती है, याद आती है, और आप डेफिनेटली ज़रूर फिर से जाते ही जाते हो। जाते रहोगे। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ही अहम सवाल कि जो है इस इंटरव्यू के आखिर में आपसे पूछना चाहूँगी कि आप हमारे नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, ख़ास तौर पर मेडिकल स्टूडेंट्स को भी क्या कहना चाहेंगे आप? मेडिकल स्टूडेंट्स हो या किसी और कोर्स में हो, या लॉयर हो, इंजीनियर हो, स्पेस साइंटिस्ट हो, नौजवान होता है भाई। और कि आप वो बसरा की आपकी ज़रूर सुनाइएगा कहानी। जी हाँ। अच्छा, तो लेट मी टॉक। इसके से हाँ जी है आप। अच्छा, सो यंग क्या है ना कि द फ्यूचर बिलोंग्स टू द यंग, जी JRD टाटा साहब ने बोला था, एंड दे शुड बी पुश्ड फॉर टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नॉट ओनली पुश्ड बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी थर्स्ट ऑन देम, क्योंकि कल के वो लीडर्स है। और नौजवानों के लिए चाहिए कि 2-3 चीज़ों, मेरा जो मैसेज है, पैगाम है कि 2-3 चीज़ों को बुनियादी समझे। कि एक तो सबका एक तकाज़ा रहता है, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं है। भाई जो कुदरत है, कुदरत सबको सेम बांटती है अपॉर्चुनिटीज। जी नहीं है, कुदरत के पास कोई पार्शलिटी नहीं है, और हम समझते हैं ऐसा। जी काला हो, गोरा हो, ये हो, वो हो, और गांव में हो, छोटे या बड़े शहर में हो, सबको अपॉर्चुनिटीज़ ऊपर वाले से मिलती है। बट हम चूजिंग के चक्कर में गिर जाते हैं, जी जी और नौजवान उसको बराबर मालूम है कि उसे क्या पसंद नहीं है, या बोलेगा वो, लेकिन क्या पसंद है उसे क्लू ही नहीं है उसका। जी तो जिस दिन उसको कुछ बात पसंद है ये मालूम पड़ जाएगी, यानी कि हम जो बोलते हैं हिंदी में लक्ष्य, फोकस, अगर उसको ज़िंदगी में जल्दी आ जाएगा
तो मालूम नहीं, भगवान मालूम कि वो कितने जल्दी कहाँ कहाँ पहुँच जाएगा। और मैं उसकी एक कहानी बोलता हूँ आपको अपॉर्चुनिटी की, कि कैसे हमने अपॉर्चुनिटी की, दो अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार नहीं करना है, जो भी सामने आया ले लो, आशीर्वाद है, और उसके ऊपर डट के काम करो, और पत्थर का भी सोना बना सकते हैं। अब आपने बोला था मैं बॉम्बे से आया जयदेवा के लिए, सब हंसे कि कैसे जाएगा, इतने सारे चांसेस है यहाँ पे, जयदेवा बन गया, देखो कहाँ से कहाँ गया। जयदेवा से मैं कहाँ गया, वो खाट बनाने आया। वो खाट क्या था, शरीफ साहब की एक बिल्डिंग थी यहाँ पे, शरीफ चेम्बर्स, उसके पहले 3 माले हमने भाड़े से लिए थे, रेंटल लिए थे। और जो मेरे दोस्त थे डॉक्टर हबील खोराकीवाला साहब, जो वो खाट के मालिक है, उन्होंने वो अकबर अलीज डिपार्टमेंटल स्टोर बनाने के लिए लिए थे। और बेंगलोर उस टाइम बड़ा बैकवर्ड था, और उनके बिजनेस डेवलपमेंट विंग ने उनको बताया कि ये अकबर अलीज बेंगलोर में नहीं बन सकता, बेंगलोर इज़ नॉट राइप इनफ। अब क्या करें उन 3 फ्लोरों का। तो उन्होंने मुझसे बात की, तो मैंने बोला कि यहाँ पे एक हार्ट सेंटर बनाता हूँ मैं, यू पुट द मनी ऑन माई बैक एंड आई विल क्रिएट अ हार्ट सेंटर हियर। और सब लोग हंसे कि ये हार्ट सेंटर यहाँ कैसे बन सकता है। मुझे कोई तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी जिसमें द चेयरमैन इज स्मार्ट। इन लोगों, इनका आया, ये जो इनका MBA हुआ था वो स्टैनफोर्ड से हुआ था, बड़ी तेज तर्रार शख्स थी, जो ये खोराकीवाला साहब थे, बड़े तेज तर्रार। तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू वर्क विथ हिम एंड आई सेड आई विल क्रिएट अ हार्ट सेंटर हियर। और हमने स्क्रैच से यहाँ बनाया वो हार्ट इंस्टीट्यूट। और सब हंसे कि ऊपर मल्ला का ऑफिस है, मोहन मिकिन्स का ऑफिस है, ANZ का ऑफिस है, और नीचे हम बना रहे हार्ट सेंटर। बट अब देखो कहाँ से कहाँ गया वो खाट। फिर उनका जब बुरा समय आया खोराकीवाला साहब का, तो उन्होंने बेच दिया उसको फोर्टिस को। और आज जो फोर्टिस 5 हॉस्पिटल है बेंगलोर में और इंडिया भर में फैले हुए हैं, कहाँ से कहाँ गई बात। तो द अपॉर्चुनिटी की अगर हम राह देखते रहोगे तो देखते ही रहोगे। तो ये एक बात है, डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटीज, वॉट एवर गॉड गिव्स यू टेक इट, वर्क हार्ड, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन एक्सेलेंस and do a good job. Perfect is an enemy of good and excellence is a Eldorado. समझे ना। हम रोज जो काम अगर प्यार से करते रहे, एक्सलेंट बन जाता है। और एक्सलेंस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, एक्सलेंस ये जर्नी है। दूसरी बात यह है कि भाई थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचो। आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए माइंड ओपन चाहिए। आप ओपिनियटेड मत बनो, डॉगमा से बचो। जो बच्चे का दिल होता है ना, दिमाग, वो खुला होता है, हर चीज़ को सोचता है, और एक आउट ऑफ बॉक्स हमेशा कुछ लाता है नया। वो दिमाग हमारा बूढ़ापन तक चलना चाहिए। और एक मैंने कहीं पढ़ा था कि ओपन माइंड इज लाइक द पॉन्ड ऑफ द सॉफ्टेस्ट वाटर वेयर ए रिपल क्रिएटेड बाय अ बर्ड फ्लाइंग लो विल रीच द शोर। तो उसकी एक बात सुनाता हूँ आपको मैं। काफ़ी दिनों की पहले की बात है, ये ISIS का वार शुरू हुआ था इराक में, और काफ़ी हालत बिगड़ गए थे। और ये साहब तो इनका तो हो गया था सारा, ये हमारे जो इराक के प्रेसिडेंट थे वो भी निकल गए थे। उस टाइम पे मैं कहीं तो भी बसरा के गवर्नर को मिला था। बसरा सिटी है साउथ में इराक के, और सारा माहौल ख़राब हुआ था, सिक्योरिटी वाज वेरी बैड, और हेल्थ केयर हैड गॉन कम्प्लीटली आउट। इराक के सारे पेशेंट हमारे पास आते थे, और बहुत पैसा खर्च होता था। और वहाँ पे उनकी जो गवर्नरेट थी बसरा की, सेमी ऑटोनमस है, वो लोग अपने खर्चे से पेशेंट को यहाँ भेजते थे, और उनको बहुत बिलिंग होता था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्यों आप यहाँ ऑपरेशन न करें। वहाँ पे जैसा हमारा एम्स है वैसा बसरा का एक हॉस्पिटल है, अल सद्र हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल। वहाँ पे 1-2 हार्ट सर्जन भी थे, बट वेरी पुअरली ट्रेंड, नॉट नोइंग एनीथिंग, और मशीनरी वगैरह ज़रा दकियानूसी पना बहुत ज़्यादा था, और हालात ख़राब थे। तो मैं बोला कि मैं आके देखता हूँ। मैं गया, देखा, और फिर हमने एक MOU साइन किया उनके साथ कि भाई हम हर ऑपरेशन के लिए फोर्टिस हॉस्पिटल हमारा और गवर्नरेट ऑफ बसरा एक MOU साइन किया कि हम आएंगे, ऑपरेशन करेंगे, पर केस इतना होगा, और हमारा आना जाना और यहाँ पे रहना और हमारी सिक्योरिटी का आप इंतजाम करो। मैं पहले 2-3 मरतबा खुद गया टीम लेके, और बड़ी टीम लेके गया, और सारा वहाँ का एक कल्चर भी मैंने डाल दिया, सारे पूरा सब कुछ बिठा दिया, और हमने हर रोज़ 3-3 ऑपरेशन किए, 3 दिन में 9 ऑपरेशन करके एक बसरा में। और जो भी लोकल डॉक्टर्स थे प्राइवेट में, उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सबसे मिला मैं, और एक न्यू डाल दी, फाउंडेशन अच्छी बन गई। बनने के बाद फिर मैंने हमारे पास एक रोटा डाल दिया
कि भाई नर्सेस और टेक्नीशियन जाएंगे महीने भर के लिए, और एक सर्जन और एक एनेस्थेटिस्ट जाएगा ऑन अ रोटेशन, जाएंगे और एक हफ्ता भर रहेंगे और इतनी सारी सर्जरीज करके वापस आएंगे, फिर वो लोग पेशेंट जमा करेंगे, फिर हम जाएंगे फिर से। तो रोटेशन पे मेरे सर्जन्स, मेरे कलीग जाते रहे। अब माजरा ऐसा हुआ कि ऑपरेटिंग टाइम ऑफ 7 मंथ्स में, 7 महीने के ऑपरेटिंग टाइम्स में हमने 480 ओपन हार्ट सर्जरी कर दी वहाँ पे। ये अनएक्सपेक्टेड बात हो गई मिडिल ईस्ट के लिए। मिडिल ईस्ट में शायद आप आज की बात अलग है, उस ज़माने में शायद दुबई जाओ या आप जिद्दा जाओ, रियाद जाओ, साल भर में इतनी सर्जरी, 200 से ज़्यादा सर्जरी अनहर्ड था। तो इवन बगदाद वालों को भी जलसी शुरू हो गई है बसराओं के साथ। तो इनका तो एकदम ब्रांड शाइन होने लगा बसरा का। तो इसमें सबके लिए विन विन था। मेरे जो भी लोग जाते थे उनकी आमदनी तो ऑलमोस्ट डबल हो गई। ओके, और जो लड़कियां जाती थी, नर्सेस, छोटे टेक्नीशियंस, उनको दुबई एयरपोर्ट पे जाना, वहाँ पे कुछ देर रहना, वहाँ पे शॉपिंग करना, बहुत मज़ा आने लगा। और उन लोगों को जो पॉलिटिशियन थे, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, उनका भी नाम बड़ा हो गया। वहाँ की जो आवाम थी उनका तो काम बन गया। जो लोग हेल्पलेस थे उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में सब हो गया। तो इसमें तो सबका भला हुआ। हम संस्कृत में बोलते हैं इसको स्वार्थ और परमार्थ, ज़बरदस्त फार्मूला हो गया वो। और अब भी उसके बाद सबको ये बात याद आ गई, इंडिया में सबके जहन में बैठ गई। अब आप देखो जियोग्राफी को कि सारा मिडिल ईस्ट जो है, सिवा रिच 2 कंट्रीज सऊदी अरेबिया और यूएई को छोड़ के, हार्ट सर्जरी और बाकी सब मेडिकल का बहुत ही बुरा हाल है। आप सारे अफ्रीका जाओ ऊपर से नीचे तक, सिवा साउथ अफ्रीका के हाल बुरे हैं सब। तो ये सब जगह में इतना बड़ा मार्केट है इंडिया के लिए, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ये सब कर सकते हैं। तो हमने 2 मॉडल बनाए। एक तो था बसरा इंटरनेशनल, दूसरा बीजापुर में मेरे एक दोस्त थे डॉक्टर बिदरी साहब, उनके नर्सिंग होम में पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर बहुत अच्छा था। तो उनको हमने इंस्टिगेट किया कि भाई आप एक कैथ लैब डालो, हार्ट सर्जरी के सारे औजार लेकर आओ और हम यहाँ पे करेंगे। ये पुरानी बात है। तो बीजापुर जैसे शहर में नर्सिंग होम सेटअप में हमने ओपन हार्ट सर्जरी चालू करी, वो भी विजिटिंग बेसिस पे, ऑफ साइट सर्जरी। और एक 2-1 महीने में हमने 100 सर्जरी करी उधर, ऐसी विजिटिंग बेसिस पे। तो एक मॉडल से पता चला कि ये ऑफ साइट सर्जरी करने से, कहीं दूर जाके सर्जरी करने से भी नंबर बढ़ सकते हैं, हॉस्पिटल का उनसे रिश्ता बढ़ सकता है। अब ये बसरा से हमारे हॉस्पिटल को काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आना शुरू है। हमारी यूरोलॉजी जो टीम है वो जो सीख गई इससे, अब नाइजीरिया और इराक और युगांडा में अभी विजिटिंग बेसिस पे बहुत सारे किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं हमारी टीम। तो ये क्रिएटिविटी जो है ना, ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग थी। तो हर एक चीज़ में अगर आप ओपन माइंड रखोगे और ये नहीं हो सकता है अगर बोलोगे, तो कुछ भी नहीं होगा। तो 2 चीज़ें आप पैगाम के बारे में बोले, डोंट वेट फॉर दी अपॉर्चुनिटी एंड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स ऑलवेज। जी। तो डॉक्टर विवेक जौहरी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना बहुत कीमती वक्त दिया और हमारे नाजरीन को और हमें खुद जो है बहुत ही कारआमद और मुफीद बातें बताई। आपने हार्ट की इतनी सर्जरीज की है, तो इसके लिए तो एक शेर में ज़रूर आपकी नज़र करना चाहूँगी कि लाखों में इंतखाब के काबिल बना दिया, लाखों में इंतखाब के काबिल बना दिया, जिस दिल को तुमने दिल दिया दिल बना दिया। वाह वाह। नाजरीन, आपने देखा, आपने सुना, ये थे हमारे आज के मौजूद मेहमान डॉक्टर विवेक जौहरी। शोलापुर के एक छोटे से देहात में इब्तदाई तालीम पाने वाले विवेक से कार्डियक सर्जन डॉक्टर विवेक जौहरी तक का सफ़र बहुत ही मुतासिरकुन था। डॉक्टर जौहरी की कामयाबी और फैरोज़मंदी की दलील उनकी मेहनत और लगन और उनका अज़्म इस्तक़लाल है। जहां पहुंचकर एक डॉक्टर नहीं रहता, बल्कि दिलों का मसीहा बन जाता है। डॉक्टर विवेक जौहरी की शख्सियत भी मसीहाई का एक ऐसा ही सरचश्मा है जिससे दिल का हर मरीज सैराब हो रहा है और होता रहेगा। डॉक्टर साहब से बातचीत के दौरान हमने ये बात महसूस की कि मेहनत और लगन कामयाबी के ज़ीने हैं और इन ज़ीनों को हिम्मत से तय करने वाला विवेक कहलाता है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, जिद्दोजहद कीजिए, इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर आपके कदम चूमेगी।
आइंदा हम फिर मिलेंगे चंद और नई बातों के साथ, नई शख्सियतों के साथ। तब तक के लिए सबिहा ज़ुबैर को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और अपने दिल की हिफाजत ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।